नमस्कार, स्वागत है आपका जनता संवाद में। मैं प्रकाश मेहरा। तो आज बात करेंगे देश के विकास कार्यों को लेकर। और जब देश के विकास कार्यों की बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करते हैं। और हम अगर छोटे से क्षेत्रों में जाएं तो कहाँ कितना विकास हुआ, उसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि एक छोटे से क्षेत्र चंबल की जो आज भी विकास की राह मांग रहा है, इंसाफ मांग रहा है। इसी की तर्ज पर 3 राज्य और 19 जिले की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जोगेंद्र भदौरिया जी। और उनसे भी इसी पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी चंबल विकास की राह मांग रहा है, विकास की एक पहचान मांग रहा है। पिछड़े इलाका जिसको कहा जाता है, क्यों नहीं इसकी जरूरत पड़ी। सबसे पहले मैं जोगिंद्र भदौरिया जी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस खास एपिसोड में। और सुमन सिसोदिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस खास हेलो। जनता संवाद में। जोगिंद्र भदौरिया जी, जी। आपसे सबसे पहला प्रश्न होगा कि आज भी चंबल क्षेत्र की जो विकास की मुख्य धारा है, आज भी क्यों बाहर है विकास धारा उसकी? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं बहुत दिल की गहराई से वंदन और अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं जो हम लोगों को सुनते हैं। एक्चुअली चंबल विकास यात्रा यह चंबल विकास समिति के तत्वाधान में हो रही है और ये लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा है। ये चंबल जहां से प्रारंभ होती है, चंबल का उद्गम स्थल है, वहां से ये यात्रा प्रारंभ होगी। वहां परशुराम जी की जन्मस्थली कही जाती है, भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है जाना पाओ। वहां से ये लेकर के और पूरा चंबल का एक विशाल क्षेत्र है। चंबल को छोटे से क्षेत्र में बांट दिया गया। चंबल एक बहुत विशाल क्षेत्र में 3 राज्यों में बहती है और राजस्थान की जीवनदायिनी नदी है। और वहां के लोगों का जीवन यापन तीनों राज्यों के चंबल के किनारे रहने वाले लोगों का एक जैसा है। और ये उत्तर प्रदेश के पचनदा पर जाकर के ये जमुना नदी में समागम होती है, संगम होता है इसका। और इसकी जो सहयोगी नदियां है वो भी उसी में जाकर के जमुना में मिल जाती है। आपने देखा होगा कि चंबल के लोगों का, चंबल का एक दुष्प्रचार किया गया और वहां के लोगों को एक नए तरीके से उनका नाम दिया गया। उन लोगों के साथ जो है वो एक ऐसा व्यवहार किया गया कि वो मतलब वो भारत के लोग नहीं है, कहीं दूसरी दुनिया से आए, तीसरी दुनिया से आए, चौथी दुनिया से आए। जबकि मैं आपको बता दूं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो है वो चंबल क्षेत्र से हुई। तमाम जो आज वंदे मातरम का नारा संसद में लग रहा है, सरकार उठा रही है, उस वंदे मातरम के नारे को साकार देने का काम चंबल की जनता ने किया। चंबल के लोग, लाखों लोग जो है वो वंदे मातरम का नारा दे करके और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में कूद पड़े थे। आजादी के 75 सालों के बाद भी आज चंबल को पिछड़ा इलाका कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास कार्यों की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन आशा जी, आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसा क्यों? हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता जी जुड़ चुके हैं और डॉक्टर साहब का परिचय मैं आपको बता दूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और अपोलो में हैं और ये हार्ट में देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इनके पास समय भी कम रहता है, तो आप पहले डॉक्टर विवेक गुप्ता जी से अगर बात कर ले, इनका परिचय दे दे और इनसे बात कर ले। ये हमारे नए मेहमान है, मैं इनको जानता हूँ और इनके उसको भी जानता हूँ कि ये इनके पास समय का अभाव है, इसलिए मैंने ये बात कही। जी बिल्कुल, जी, विवेक गुप्ता जी बहुत को बहुत कौन नहीं जानता है। धन्यवाद। नमस्कार। दुनिया के योगेंद्र जाने माने भदौरिया साहब पॉडकास्टर। हमारे मित्र ही नहीं, भाई समान है ये। और मैं भी एक्चुअली, हमारा मूल गांव वहाँ है, हमारे फादर आगरा से हैं, मेडिकल कॉलेज लखनऊ में 1955 में आ गए, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। मैं वहीं पैदा हुआ लखनऊ में और अब मैं मेडिकल कॉलेज वहाँ पे केजीएमसी के बाद मैं अब अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं एंजियोप्लास्टी करता हूँ, लाइफ सेविंग एंजियोप्लास्टी का मेरा काफी बड़ा रिकॉर्ड है। मेरा यूट्यूब भी देखिएगा, डॉक्टर विवेक गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट। अब आते हैं आपके, जो ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कदम है जो भदौरिया साहब ने लिया है। चंबल नदी और चंबल के जो जो जोड़ते हुए शहर या गांव हैं, उन सबको अभी तक उतनी प्राथमिकता नहीं मिली है
जितनी की मिलनी चाहिए अभी तक, तो वो काम करना चाहिए जिस काम की अभी तक शुरुआत या नहीं हुई हो। मैं फिर से बधाई देता हूँ और इसका महत्व आपको फिर से अपने शब्दों में बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं तो हमारी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आता है, उसको हम बैलून करके और स्टेंट लगा के खोल देते हैं जिससे कि रक्त का प्रवाह बढ़ बढ़ जाए और नॉर्मलाइज हो जाए और जिसकी वजह से फिर वापस जीवन चलता रहे और दिल चलता रहे। उसी तरह से ये चंबल जो नदी है, ये कई क्षेत्रों को पानी का बहाव दे रही है, लेकिन इसकी महत्वता अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता है। इवन भारत में लोगों को नहीं पता है। तो एक बहुत बड़ी पहल है ये यात्रा में, मैं चाहूंगा काफी लोग शामिल हो। मैं भी 2-3 दिन में बीच बीच में जाऊंगा, क्योंकि ये बाहर क्षेत्र से भी जो का एरिया भी उधर की तरफ आता है, इसलिए मुझे काफी दिल से जुड़ाव है इस यात्रा के लिए। और एक बात और बताना चाहूंगा, इससे भारत जोड़ो वाला एक जो नारा है, देखिए हमें पूरे भारत में सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। हमें पूरे भारत के लोगों को बताना है कि हमारा पूर्वज हमारे 5,000 साल पहले से है। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है और बाकी धर्म सब बाद में आए हैं। तो धर्म की बात करने के साथ साथ हम चाहेंगे कि इस चंबल यात्रा के बारे में से टूरिज्म भी बढ़े। एक तो ये है कि सनातन धर्म को इस चंबल यात्रा से क्योंकि पता लगेगा, सारे जितने भी लोग रह रहे हैं तो जुड़ेंगे। और दूसरी, भारत में अभी भी टूरिज्म का उतना अभाव है। मैं पेरिस में काम करता था, फ्रांस में काम करता था और उसके पहले मैं इंग्लैंड में भी रहा हूँ और अमेरिका 30 बार जा चुका हूँ, 32-33 बार। तो उसमें अगर हम देखें तो जितना टूरिज्म का वहां पे एक इन्वेस्टमेंट होता है पहले और फिर पैसा कमाते हैं, उस तरह से भारत को अभी भी मैं कहूंगा, अगर मैं फ्रांस के किसी व्यक्ति से पूछता हूँ कि भारत को आप किस नजर से देखते हैं, तो वो देखते हैं कि बहुत पुराना कल्चर है लेकिन अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है। ये सोच है एक आम पब्लिक की। हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात नहीं कर रहे, हम मैक्रोन साहब की बात नहीं कर रहे, हम ट्रंप की बात नहीं कर रहे, हम पुतिन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आम जनता क्या सोचती है। तो जिस तरह से टूरिज्म बढ़ेगा भारत में, और जो कि कोविड में बहुत डाउन हो गया था, उस हिसाब से ये चंबल यात्रा एक भारत के इकोनॉमी को भी कंट्रोल को भी एक सपोर्ट करेगी। तो मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो ये रखा है फरवरी में, तो इसमें ज्यादा जुड़े। और ये चंबल नदी जैसे गंगा यमुना सरस्वती के बारे में सबको पता है, लेकिन इस नदी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता और ये क्षेत्र में काफी टूरिज्म हो सकता है। तो मैं फिर से बधाई देता हूँ योगेश भदौरिया जी को, और आपके चैनल के माध्यम से मुझे मौका मिला इस बात करने का कि आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत 2047, उसमें इसमें भी एक पहल है, ये कड़ी है जो कि आगे होती रहेगी। और मैं भदौरिया जी से कहूंगा कि इस चंबल यात्रा को हर साल करा करें। पहला इस साल तो देखते हैं कैसा आएगा, ये तो सक्सेसफुल हो ही गया है ऑलरेडी, और हर साल इसको करेंगे तो हम भी साथ में जुड़ेंगे। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, अपोलो हॉस्पिटल में मेरे तरह की किसी तरह की मैं सोशल बहुत सेवा करने का प्रयास करता हूँ। तो किसी को मेरी अगर जरूरत हो, खास करके हार्ट के पेशेंट में या अपोलो के पेशेंट में, मैं चैरिटी भी बहुत करता हूँ, फ्री पेशेंट देखता हूँ गरीब मरीज को भी, तो मेरा नंबर या मेरा गूगल में अवेलेबल है। और यूट्यूब पे डॉक्टर विवेक गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट टाइप करेंगे, यू विल गेट एवरी इन्फॉर्मेशन आल्सो इन गूगल। थैंक यू वेरी मच। आशा जी, जिस तरह से लगातार चंबल की पहचान क्या आज भी बीहड़ और अपराध तक ही सीमित है, या फिर जिस तरह से विकास कार्यों की बात होती है, कैसे देखते हैं आप इसको? नमस्कार, आपके चैनल को मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। चंबल मी इंटीरियर डिजाइनर, पेशे से मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ एंड आई एम एन एडवोकेट आल्सो। तो एक सिविल में क्या होता है, हमें ना नींव हमें मजबूत करनी होती है। तो अभी हम इंटरनेशनल लेवल्स के टूर्स एंड ट्रिप्स एंड हम ज्वाइनिंग्स कर रहे हैं। अगर हम विकसित भारत प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो हमें बेस से काम करना होगा। हमारा बेस हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, गंगा, जमुना, सतलुज, इन सभी नदियों को सभी कुछ लोग जानते हैं, लेकिन चंबल नदी जो कि 3 बड़े राज्यों को जोड़ती है, इसके विकास के लिए आज हमें एक यात्रा निकालनी पड़ रही है। यूँ तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है, तो मैं गुजारिश करना चाहूंगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी से कि इस मुहिम में भी हमारा साथ दें, क्योंकि हमारा लक्ष्य चंबल के क्षेत्र को आर्थिक आधार पर जो पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है, इसको आगे लाया जाए। चंबल में पर्यटन का विकास किया जाए। चंबल का जो मूल स्वरूप नष्ट हो रहा है उसको रोका जाए, नए नए रोजगार के इसमें अवसर लाए जाएं। तो चंबल की नदी पर अगर हम टूरिज्म पर भी काम करते हैं
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने पर चंबल का एक बहुत बड़े लेवल का विकास की तरफ हम इसको लेकर जा सकते हैं। चंबल में कितने ही हमारे वीर हुए, लेकिन क्या उन वीरों को रिस्पेक्ट देने के लिए क्या हमने सेना में चंबल रेजिमेंट की स्थापना की? नहीं। हमारी कुछ छोटी-छोटी मांगे हैं जिससे कि चंबल के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकता है। तो मैं सभी से गुजारिश करना चाहूंगी कि इस हमारी यात्रा में हमारे साथ जुड़े और हमारे अध्यक्ष ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया जी जो ये इतनी बड़ी मुहिम लेकर चले हैं, इनके सुपरविजन में हम भी इनके साथ हैं। और मैं सभी से गुजारिश करना चाहूंगी कि इस यात्रा में जुड़कर चंबल के विकास के लिए हमारे साथ जुड़ें। और अगर चंबल का विकास होगा तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो हम सभी विकास करेंगे। विकसित भारत का सपना इसी तरह से पूरा हो पाएगा। धन्यवाद। जोगिंदर जी, जिस तरह से विकास यात्रा की बात होती है, पर आपको क्या लगता है कि इसका मुख्य एजेंडा क्या है? जिस तरह से आप इस यात्रा को निकालने जा रहे हैं, पर इसका मुख्य एजेंडा क्या है? क्या इसको मुख्य पहचान दिलाना है, या फिर कोई राजनीतिक दबाव है, या फिर सिर्फ विकास कार्यों को लेकर ही आपकी ये मुहिम है? किस तरह से? प्रकाश जी देखिए, ये यात्रा जो है ये चंबल विकास समिति के तत्वाधान में निकल रही है। और मैं यूं कहूं तो ये समिति भी नहीं, ये जनता की यात्रा है, जनता के लोग हैं, जनता के जुड़ाव है, जनता के अपने प्रश्न है, जनता की अपनी आवाज है। जब जनता की रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, जब जनता मूक होती है तो, जब संसद मूक होती है तो जनता प्रखर होती है। तो जब जनता की आवाज वहां इतने दिनों में नहीं प्रखर हुई, इसलिए ये जनता की आवाज है। अब चूंकि दूसरा आपका प्रश्न है क्या ये राजनीतिक, देखिए जो भी सामाजिक व्यक्ति होगा वो राजनीतिक होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अगर राजनीतिक है तो सामाजिक होना उसको आवश्यक है। अगर राजनीति में आ गया तो समाज की बिना सेवा किए वो राजनीतिक सफल नहीं हो सकता। तो यह यात्रा राजनीति से प्रेरित नहीं है, यह यात्रा चंबल वासियों की आवाज की यात्रा है। चंबल वासी जो अपनी आवाज, जो अपनी मांग रख रहे हैं, देखिए मैं आपके पहलू पर आता हूं सीधे सीधे, बात को लंबी ना करके। तमाम चंबल वासियों की पहली आवाज है चंबल विकास बोर्ड का गठन हो। सरकार ने छोटे छोटे से बोर्ड बना दिए, आप देखेंगे तो अंडा बोर्ड, मछली बोर्ड, मत्स्य बोर्ड, फलाना बोर्ड, नारियल बोर्ड। चंबल जो है लगभग बहुत बड़ी दूरी तय करती है, 1500 किलोमीटर की नदी दूरी तय करती है, 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राजस्थान की जीवंत आयनी नदी है। तो वहां चंबल विकास बोर्ड की मांग जो है वो एक सार्थक है और उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये मांग जो है वो पूरी करनी चाहिए। दूसरा, चंबल जो है आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ अभी क्षेत्र है, तो हमारी ये मांग है कि चंबल को आर्थिक दृष्टि के आधार पर पिछड़ा जो है क्षेत्र घोषित किया जाए। तीसरा, आपने तमाम रेजिमेंट बना दिए, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है। जब भी भारत में शीतकालीन युद्ध हो, अशीतकालीन युद्ध हो, सीधा सीधा युद्ध हो, चंबल के लोग, चंबल के रहवासी, चंबल से संबंधित लोग उस युद्ध में भाग लेकर के 50% जो है सरकार के, भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 50% अकेले चंबल के शहीद हुए, 50% जो है पूरे देश के हुए। वो लोग जो वीरता में इतना आगे हैं, चंबल का पानी पी के वीर रहे हैं, तो उनको अपनी भर्ती के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। उनके लिए चंबल रेजिमेंट की स्थापना होनी चाहिए। आपने तमाम रेजिमेंट कर दिए, तो एक चंबल रेजिमेंट की स्थापना करने में आपको क्या है, आपको किस प्रकार का भेदभाव? दूसरा, चंबल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको सरकार ने या अन्य लोगों ने उसके साथ जो है किस प्रकार का करके एक छोटे से क्षेत्र में भिंडो मुरैना चंबल को कर देते और उसी में खत्म कर देते। जबकि आप पूरा इटावा देखिए, यूपी का क्षेत्र देखिए, तो इटावा और औरैया पूरा चंबल के किनारे बसा हुआ है। आगरा में चले जाइए, बहापेराट पूरा इसी में बसा हुआ है। आप आगे चले जाइए तो चंबल राजस्थान की जीवनदायिनी नदी है। आप चित्तौड़गढ़ से आप प्रवेश करेंगे, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, वहां से होते हुए श्योपुर, श्योपुर के बाद फिर आप उधर निकल जाए तो श्योपुर मध्य प्रदेश में आ गया, लेकिन श्योपुर से फिर अब अंदर घुस जाए तो करौली, धौलपुर सब चंबल का एरिया है। और इतना विस्तृत एरिया जो है, इधर आप जहां से चंबल
चंबल का उद्गम हुआ इंदौर से निकलेंगे तो इंदौर से उज्जैन का कोना होता हुआ नागदा, मंदसौर, रतलाम, गांधी, चंबल में तीन बड़े बांध दिए चंबल ने। चंबल अपने स्रोत पर बहने वाली नदी है। चंबल जिस तरह से कहते हैं कि बाहुबल, चंबल अपने पल पर निश्चित नदी है। तो उसके साथ चंबल के मूल स्वरूप को तत्कालीन जो भी सरकार रही, मैं सीधा सीधा आरोप समझ लीजिएगा, जो भी तत्कालीन सरकार रही उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बाहर से ला करके एक बीज बो दिया, चंबल के जंगल का मूल स्वरूप समाप्त कर दिया। वहां पर एक बिलायती बबूल नाम का एक बिलायती, अब चूंकि बीज बाहर का था, यहाँ का मूल स्वरूप, यहाँ की जड़ी बूटियां कमी थी क्या? यहाँ के शीशम बोते, नीम बोते, फलाना ढिकाना, 1000 पीपल, 1000 हमारे यहाँ की असौदियां हैं, वो चंबल से समाप्त करके आपने वहां बिलायती बबूल को डाल दिया। कहीं ना कहीं हमें चंबल के लिए एक नए विकास प्राधिकरण की आवश्यकता जरूर है। हाँ, चंबल विकास बोर्ड की मांग है। अच्छा, अब मेरा अगला प्रश्न आ रहा है कि आप देश भर में गौशाला की स्थापना कर रहे हैं। ये सरकार गौ पर बहुत बात करती है, गौ की बात करती है। प्रदेश सरकार, अब चूंकि तीनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन है, तो मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन है, तो राजस्थान में भी डबल इंजन है। आप गौशाला की बात करते हैं, आप गौ की बात करते हैं, आप वहां गौविहरण क्यों नहीं बना देते? आपको जंगल में अगर गौविहरण सरकार बना दे तो सरकार को एक बड़ी समस्या जमीन एक्वायर नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी समस्या, चारे को नहीं ढूंढना पड़ेगा। चंबल में अपने आप चारा इतना बह रहा है, नदी है, वहां का गौविहरण बनाया जाए तो बहुत सारे सरकार के खर्चे बच सकते हैं। सरकार उस पर ध्यान ही नहीं दे रही। चंबल में कहीं ना कहीं उसको देशी और डाकुओं का रूप कर देगी, जबकि चंबल के पास अपनी जमीन है। वो जमीन चंबल मतलब चंबल की अपनी जमीन का मतलब है कि वो बेहड़ों में आप उसकी तरफ अगर ध्यान रखें तो गौविहरण केंद्र बना सकते हैं। 5-10 बना दीजिए, आधे देश की समस्या खत्म हो जाएगी। देश में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां योजनाएं जो जिस क्षेत्र के लिए बनी होती है वहां तक ही सीमित नहीं रहती है, सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती है। देश में कई ऐसे राज्य हैं और चंबल एक अगर ऐसा क्षेत्र जहां सरकार के लिए सरकार प्रकाश जी, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूं, अगर सरकार गौ पर ध्यान देना चाहती है, गौशाला की बात करना चाहती है, गौविहरण बना दे तो आधी समस्या खत्म हो जाएगी। उस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही? बेसिक मिनिमम पॉइंट्स पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हम बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने देश के युवा के लिए, वो युवा जो देश के लिए लड़ता है, वो युवा जो देश की नींव है, वो युवा जो हमें बहुत आगे लेकर जा सकता है, उसके लिए हम काम करें, उसके लिए हम रोजगार करें, उसके लिए अच्छी पढ़ाई का इंतजाम करें, तो हम एक विकसित भारत का एक्चुअली पूर्ण स्वरूप तैयार कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजों तक ही रह गई हैं, क्योंकि जिस तरह से विकास कार्यों की बात होती है तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र भी आते हैं जो अति पिछड़ा हो। बजट सत्र के आते ही इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है, पर जो विकास कार्यों के लिए जो बजट आता है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है। योगिंदर जी, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं माफी चाहूंगी आपको बीच में रोकने के लिए। हम हर उस छोटे क्षेत्र का दौरा सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही क्यों करते हैं? क्यों हम इलेक्शन के बाद उन क्षेत्रों में नहीं जाते हैं? सिर्फ इलेक्शन के दौरान हम उस इंसान की इतनी इम्पोर्टेंस क्रिएट कर देते हैं कि आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमारे माई बाप हैं, आपके वोट से हम जीतेंगे। अरे जब हम आपके वोटों से जीते हैं तो आपके लिए हमें काम भी करना चाहिए। पर वो सिर्फ एक चीज, वो इम्पोर्टेंस सिर्फ इलेक्शन के दौरान तक ही रह जाती है। अगर ये चीज आगे तक बढ़ाई जाए, एक छोटी सी चीज हमें पढ़ाई जाती है एमबीए में भी, लाल मिर्ची बाहर निकाल लेना, कागज में लेना। तो सुपरविजन और इम्प्लीमेंटेशन, अगर कोई भी चीज प्लानिंग हुई है, उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन होना और उस इम्प्लीमेंटेशन पर सुपरविजन होना, अगर जो ये 3 चीजें प्रॉपरली चल जाएं तो किसी भी चीज का डेवलपमेंट हम रोक ही नहीं पाएंगे, वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूएशन में रहेगा। उसी कंटिन्यूएशन को कंटिन्यू करने के लिए ये यात्रा का हमने आशा जी, सब्जेक्ट से ना भटके, में मूल स्वरूप सब्जेक्ट पे रहे। हम चंबल की बात कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार से हमें सरकार का अपना काम है, हम सरकार की बातों को बहुत हम सरकार का ध्यान चंबल की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चंबल की तरफ सरकार का ध्यान आए और चंबल की डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। योगिंदर जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या
सबसे बड़ा ठोस कदम क्या होना चाहिए कि जिससे कि चंबल की विकास गति बढ़े और ये विकास गति सिर्फ कागजों तक ही नहीं पर बल्कि जमीनी स्तर पर भी ये दिखाई दे। देखिए, जब चंबल विकास बोर्ड बन जाएगा, बोर्ड अलग होगा, तो निश्चित रूप से सीधी सीधी सी बात होगी और उत्तरदायित्व तो फिर विकास बोर्ड का होगा। हम विकास बोर्ड से बात कर सकेंगे। इसलिए हम चंबल विकास बोर्ड की मांग कर रहे हैं, इसीलिए हम चंबल रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम चंबल की बात कर रहे हैं। चंबल सीधा सीधा होगा तो डेवलप में सीधा सीधी सी बात होगी, फिर हम दूसरी जगह बात नहीं करेंगे। आज जो है, जो कागजों की बात करते हैं, तो सरकार से बात किस कोई अगर अलग का कोई विभाग हो चंबल के साथ तो हम बात कर सकते हैं, इसीलिए हम विकास बोर्ड की बात कर रहे हैं। अगर चंबल को इसी तरह से नजरअंदाज अगर किया जाए तो आगे का अगला कदम क्या होगा? जिस तरह से विकास कार्यों की बात तो होती है पर जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही होती है। अगला कदम क्या होना चाहिए और कैसे हम मान लें कि अभी यहाँ पर विकास अभी तो कार्य ये जी। वहां की जनता की सौहार्दपूर्ण एक वातावरण में यात्रा है और इसमें लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी विशाल स्वरूप में की ये यात्रा है और ये यात्रा जो है जनता की है, जनता की आवाज है। और अगर इस पर ध्यान सरकार का नहीं गया तब दूसरे कदम की बात सोचेंगे। अभी तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को सुने और देखे। ये मांग एक किसी व्यक्तिगत तो है नहीं, ये तो लाखों लोगों की है, 20 जिले उसको प्रभावित कर रहे हैं, उन लोगों की मांग है। तो ये एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में पहले ये मांग रखी जाएगी सरकार से। अगर फिर सरकार ध्यान नहीं करेगी तो निश्चित रूप से अगला कदम जो है, जिसके लिए लोग कहते हैं कि वहां चंबल के आदमी विद्रोही है या विरोधी भाषा करते हैं या वो उसके लिए तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं, वो सेकंड चरण होगा। क्या चंबल की जनता आज सुरक्षा सम्मान की बात कर रही है या फिर जिस तरह से विकास कार्य होने की बात कर रही है? तो कैसे देखते हैं सुमन जी, जिस तरह से लगातार यहाँ पर सुरक्षा की सम्मान की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? चंबल एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसका विकास होना बहुत जरूरी है। भदौरिया जी को यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तरफ से धन्यवाद, आपको जो भी समर्थन चाहिए होगा वो आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी, जिस तरह से लगातार विकास कार्यों की बात हो रही है, क्या लगता है आपको कि अगर ये कागजों तक ही सीमित रहा तो आपका अगला कदम क्या होगा और इस विकास कार्य में सबसे अहम भूमिका क्या हो सकती है? जैसा कि हमारे अध्यक्ष ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया जी ने कहा, ये हमारी एक शांतिपूर्ण यात्रा है, युवा के लिए है, जनता के लिए, जनता की यात्रा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस यात्रा का पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। अगला स्टेप तो हम जब सोचेंगे जब हमें लगेगा कि हमें सक्सेसफुल हम नहीं रहेंगे। हम 110% पॉजिटिव है अपनी यात्रा को लेकर, क्योंकि हमारी मांगे बहुत जायज और बहुत छोटी हैं, सिर्फ चंबल के विकास के लिए हैं। कोई पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की पर्सनल हमें डेवलपमेंट करना है। चंबल की यात्रा है, हम सिर्फ एक सरकार का ध्यान अपनी तरफ लाना चाहते हैं कि हमारे चंबल को विकसित किया जाए और इसमें ना मानने वाली कोई नाजायज ऐसी चीज ही नहीं है जिसके लिए कि हमें अगेंस्ट जाना पड़े या हम दूसरे स्टेप के लिए सोचे। इफ इन केस अगर फर्स्ट केस पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, देन हमारी कमेटी इस पे बैठेगी, हमारी बैठकर हम इसमें डिसीजन लेंगे व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। बट हमें पूरी उम्मीद है कि विकास की तरफ ये ध्यान जरूर केंद्रित किया जाएगा। जोगिंदर जी, जिस तरह से जो 3 राज्यों में बटा चंबल है, वो क्या प्रशासनिक अनदेखी का शिकार है या फिर इसको अनदेखा जबरदस्ती किया जा रहा है? देखिए, ये तो निश्चित रूप से है कि प्रशासनिक अनदेखे का प्रशासनिक जो है अनदेखी का शिकार है। अब वहाँ सरकारें जिसकी भी रही हो, हम चूंकि हम उस पर तो आरोपित प्रत्यापित कर नहीं रहे, लेकिन ये तो निश्चित रूप से है, ये तो साक्षात दिख रहा है, सामने की बात है। उसको तो हिंदी में कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या तो पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो चूंकि आप आंखों से अपने देख सकते हैं कि वहाँ आवाज ही तभी उठी गई कि उपेक्षित है, वहां के लोगों के साथ एक अलग तरह का व्यवहार रखा गया। एक अलग परिचर्चा में चंबल, जो चंबल वीरों की भूमि है, जो चंबल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जहां से शुरुआत हुई, जहां से स्वतंत्रता का बड़ा आगाज हुआ, उस चंबल से जहां
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया। आप कल्पना करिए, इस देश में कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने, जिस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की रचना की, और वो भी उनको सहयोग के लिए विदेशों में जाना पड़ा, बर्मा, और वहां से की, वहां कमांडर अर्जुन सिंह ने समतुल्य यहाँ पर लाल सेना बना ली, चंबल की माटी में रह करके, चंबल के लोगों को जोड़ करके, चंबल के लोग। तो आप उन सेनानियों को, उन लोगों के, उनको 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 कैसे सरकार भुला सकती है? सरकार ने उन लोगों को, जो भी तत्कालीन सरकार रही, आज की और उस समय की और वर्तमान की, मैं किसी सरकार पर प्रत्यारोपित नहीं कर रहा, मैं कुल मिला करके सरकार पर, अब चूंकि हम मांग तो सरकार से ही करेंगे, काम भी सरकार कर रहा है। जोगिंदर जी, आने वाले समय में मतलब जोगिंदर जी, आप पर अगर देश परिवर्तन की बात करता है, विकास की बात करता है, तो हमको ना पुराने प्रधानमंत्री से बहुत कुछ मिला और ना नए प्रधानमंत्री से मिला। जबकि चंबल ने इस देश का प्रधानमंत्री दिया, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि निराश की भूमिका में थे, निराशित हुए, और उनकी आप पहली जो है कविता की संरचना जो है, वो चंबल में से निकले, वहां चंबल की तरफ को, बेहड़ को, और जब जंगल को देखा, तो वहां से उनको सरस्वती का कृपा हुई, और वहां से उनकी लेखनी कवि के रूप में हुई, और वहां से वो राजनेता का जन्म हुआ। तो उन्होंने भी चंबल के स्वरूप, चंबल को जो देश का प्रधानमंत्री दिया, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। जोगिंदर जी, तो ये तो बड़ी विडंबना है ना। लेकिन भदौरिया जी, चंबल बिहार और डाकुओं का इतिहास रहा है, यही कहकर सरकारें पीछे हट जाती है कि यहाँ पर विकास कैसे हो। सबसे बड़ी जो विडंबना है वो यही है। देखिए, यह चंबल के लोगों के साथ जो है, जो विद्रोही लोग थे, उनको डकैत का स्वरूप दे दिया गया। डाकू मानसिंह, जिनको डाकू मानसिंह का स्वरूप दे दिया गया, वो उनका मूल क्या था? मूल तो वो अंग्रेज सरकारों से लड़ रहे थे, अंग्रेज सरकार से लड़ रहे थे, तो वो एक सेनानी थे जिनको मूल स्वरूप डकैत दे दिया गया, फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, और उन्होंने अपने एक बड़े स्वरूप में चंबल क्षेत्र के मुरैना जिले में जौरा तहसील में तमाम जो है आचार्य विनोबा भावे के सामने उन्होंने समर्पण किया। अब वर्तमान सरकार उन लोगों की तरफ क्यों नहीं ध्यान देती? अगर उन्होंने मूल स्वरूप में अपने हथियार डाल दिए, अपना वो भी कर दिया, जबकि वो संता के लिए उन लोग लड़े थे, लेकिन चलिए उसमें कहीं गलती रही होंगी, कहीं उन्होंने सीधा रहा होगा, मैं कोई उनकी वो नहीं कह रहा, लेकिन जो भी भावना रही हो, आज उन्होंने हथियार डाल दिए, समर्पण कर दिया। आज आप उन लोगों को बागी, जबकि वो लोग कहते हैं कि हम देश अब तो बागी है, हमने अपनी आवाज उठाई, और वो भी देश के लिए। चलिए, परिस्थितियां कुछ भी रही हो, मैं उसके इतिहास में नहीं जाता, मैं तो मूल की बात करता हूं। तो आज उन लोगों का ध्यान, आज चंबल के लोगों की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए, उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए ये हम बड़ी चंबल विकास यात्रा करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार विकास कार्यों की बात होती है, किसी भी यात्रा की शुरुआत होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों की नजर एक राजनीतिक रूप से भी पड़ती है जोगिंदर जी, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्वरूप भी जरूर देखने को मिलेगा, चाहे फिर आप किसी भी तौर पर देखें, तो जनता की नजरें एक तरह से दूसरी तरफ भी जाएंगी। जिस तरह से आप यात्रा निकाल रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा निकलेगी, जिसके बाद एक तमाम सवाल खड़े होंगे कि क्या एक तरह से इसको राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है, या फिर विकास की, सम्मान की यहाँ पर बात की जा रही है, या फिर सिर्फ राजनीतिक तौर पर। कैसे देखते हैं आप इसको? यह यात्रा विकास और सम्मान की है, वहां के लोगों के विकास की और वहां के लोगों के सम्मान की यात्रा है। राजनीति से इसका कोई वास्ता नहीं है, ये तो खुला मंच है, और सभी राजनीतिक दलों के लोगों से, या राजनीति, मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक सामाजिक आदमी राजनीतिक होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन राजनीतिक आदमी बिना समाज की तुलना के, बिना सामाजिक होके राजनीतिक हो ही नहीं सकता। तो ये सीधी सी बात है कि यह यात्रा लोगों के अपने सम्मान की बात है, उनके सम्मान के और उनके विकास की बात है, उनके विकास की आवाज है। तो हमारे सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संबल की यात्रा तक हम आपसे जुड़ते रहेंगे, और इसी तरह से हम आगे भी
चंबल की इस विशेष यात्रा पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का नमस्कार। और जिस तरह से छोटे से भी क्षेत्रों की विकास कार्यों की बात होती है, तो कहीं न कहीं क्षेत्रों के विकास कागज़ों तक ही सीमित रह जाते हैं, ऊपर तक जो ज़मीनी हकीकत है, वो कुछ और ही नज़र आती है। फिलहाल के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए जनता संवाद।